हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। है और उसके सॉल्यूशन आप लोगों के पास पूर्णतः नहीं है, तो लोगों के सामने क्वेश्चन में के आंसर्स लेके आ चुके हैं। पिछले जैसा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, जब हम लोग 12th क्लास फिजिक्स में क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 पे चर्चा कर रहे थे, तो उसमें जो चैप्टर नंबर 10 के तहत आप लोगों के कुछ और जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो वहाँ पे रखे गए हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चन और लेके हम लोग आप लोगों के पास सामने आए हैं। जिसमें से एक क्वेश्चन क्या आना है आप लोगों का कि पोलराइड क्या है तथा उसके उपयोग बताइए। तो पोलराइड होता क्या है, तो ये तो ध्रुवण संबंधी एक अवयव है। ठीक है, तो पोलराइड जो है तो पोलराइड एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, एक फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है, जिसकी सहायता से हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसका काम क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कराना। अर्थात जब इसमें से सामान्य प्रकाश को गुजारते हैं आप, तो तब एक विशेष तल के प्रकाश वेक्टर के कंपन दूसरे द्वारा अवरोधित कर लिए जाते हैं और इसे आप टूरमेलन क्रिस्टल अथवा नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्म द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इसमें मेन तो कहानी यही चलती है कि जो जैसे मान लीजिए पोलराइड है, तो इसमें से जब प्रकाश जो है यहाँ से गुजरेगा, अब वो यहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरणें आएंगी, तो कुछ प्रकाश की किरणें जो हैं ऐसी निकल जाएंगी सीधी सीधी, और कुछ प्रकाश किरणें यहाँ से फैलने का प्रयास करेंगी, लेकिन इन फैलने वाली प्रकाश किरणों को नीचे वाली जो प्रकाश किरणें उनको फैलने से रोक देंगी और उसको एक ही समतल की दिशा में बस आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, इस कारण से इसको समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और उसको लाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, तो टूरमेलन क्रिस्टल का उपयोग करना है, या फिर आपको नाइट्रोसेल्यूलोज की इस प्रकार की एक फिल्म का उपयोग करना है। ठीक है, तो इसके उपयोग भी पूछे गए हैं आपसे, तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे उपयोग दे दिए हैं। आप नंबर्स के हिसाब से 2-3 का चयन कर लेना है आपको। तो इसका अनुप्रयोग क्या है, धूप के चश्मों को बनाने में, वाहनों के विंड स्क्रीन समझते हैं आप लोग। हम लोग जब 4 व्हीलर में बैठे होते हैं, सामने के जहाँ से हम लोग ड्राइविंग करते हैं, तो सामने से हवा जहाँ सीधे अंदर प्रवेश ना कर पाए, उसे विंड स्क्रीन कहते हैं। तो वहाँ भी इसका यूज किया जाएगा, ताकि रात्रि के समय, दिन के समय जब धूप तेज है तो हमें चकाचौंध ना हो, तो रात्रि में ड्राइविंग के समय चकाचौंध से बचा जा सके। एलसीडी और एलईडी और टीवी मोबाइल की स्क्रीन बनाने में तो हम लोग देखते ही हैं कि जो एलसीडी टीवी स्क्रीन की सब मोबाइल की जो स्क्रीन है, उनकी किरणें भी लगातार फैलती हैं और कई बार हम लोग को साफ साफ नहीं देखते। तो वहाँ पर यदि हम लोग इस प्रकार की नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म का यूज करेंगे, तो हम लोगों को एकदम साफ दिखेगा, दूर से भी अपना मोबाइल स्क्रीन कैसे दिखेगी, एकदम साफ दिखेगी। 3D चित्रों को देखने में तो हम लोग आजकल जब मूवी वगैरह देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में, तो अब एक चश्मा दिया जाता है, तो वो चश्मा भी क्या करता है कि किस सिद्धांत पे बना हुआ था, तो इसी पोलराइड की सिद्धांत पे काम करता है, जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे आपको कोई भी चीज़ जो है 3D इमेज के रूप में दिख सकती है। हवाई जहाज और रेलगाड़ियों की खिड़की की कांच बनाने में, तो उससे भी हम लोग अपने आप को चकाचौंध से बचा सकते हैं और बाहर की चीज़ों को साफ देख सकते हैं। तो मेन तो चकाचौंध से बचने के लिए पोलराइड का यूज किया जाता है। इसको हमने अपनी क्लास में भी काफ़ी अच्छे से बताया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा गया है, तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो व्यतिकरण क्या है, 2 एक वर्णी एवं कला प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता होती है व्यतिकरण में, कि आपको यहाँ पे 2 एक वर्णी, तो मतलब दोनों प्रकाशों का जो स्रोत है वो कैसे, मतलब दोनों किरणों का जो स्रोत है वो एक वर्णी होना चाहिए। ठीक है, और उनकी कलाएं भी सामान्यतः कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, अगली कहानी क्या है, विवर्तन में जब जाओगे तो केवल एक वर्णी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप यहाँ जाएंगे तो सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता कैसी, व्यतिकरण का जब हम लोग अपना स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं, तो इसमें चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता कैसी मिलेगी, एक समान। लेकिन जब आप विवर्तन में जाओगे, ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार की मिली थी हम लोगों को, आपको यंग का दूसरे प्रयोग याद होगा, उसमें एक फ्रिंज चमकीली, एक फ्रिंज कैसी हो गई थी आपकी, थोड़ी सी कम चमकीली, उजली और काली प्रकार की बनती हैं। लेकिन जब विवर्तन में आएंगे तो बहुत सी फ्रिंजें मिलेंगी, जिसमें से बीच वाली फ्रिंज बस जो होगी कैसी होगी, चमकीली, तथा अन्य फ्रिंजें कैसी होंगी, तीव्रता में कम चमकीली देखने को मिलेंगी। सभी चमकीली व काली फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। ठीक है, यहाँ पे व्यतिकरण में चाहे वो चमकीली हो चाहे काली, सबकी चौड़ाई एक समान होगी। यहाँ पे सेम क्या है, वही कहानी, बीच वाली फ्रिंज की चौड़ाई अधिक, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज चौड़ाई अन्य फ्रिंजों की तुलना में कैसी होती है, लगभग में दोगुनी मिलेगी। तो मैन दोगुनी हो गया, तो ये मैं को थोड़ा सा आप लोग अलग करके देखें, तो मैं दोगुनी होती है। चमकीली फ्रिंज जो है पूर्णतः चमकीली होती है एवं काली फ्रिंजें पूर्णतः काली होती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, चमकीली फ्रिंजें पूर्णतः चमकीली नहीं मिलेंगी आपको विवर्तन की व्यतिकरण उसमें स्पेक्ट्रम में। ठीक है, किंतु काली फ्रिंजें पूर्णतः काली भी नहीं होती, मतलब चमकीली और काली में अंतर करना समझ में नहीं आता है। ठीक, अगली बात क्या है, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाना है यहाँ पे हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या बोलता है कि प्रत्येक प्रकाश का स्रोत भी,
ठीक, प्रत्येक प्रकाश का स्रोत एक जब विक्षोभ स्रोत की भांति व्यवहार करता है, उससे करने क्या होती है, सीधी निकल के फैल जाती हैं, जहां से प्रकाश तरंगें तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं और स्रोत के चारों ओर तरंग का आकार कैसा दिखेगा आपको, मुख्यतः गोलीय दिखेगा। तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिन्हें आप द्वितीयक तरंगाग्र या द्वितीयक प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है। चित्र में S1, S2, S3, S4, S5 आदि द्वितीयक प्रकार के प्रकाश स्रोत हैं। कैसे बोलोगे आप, तो हम लोग ये बोल देंगे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे आपने एक मेन स्लिट बना रखी है और सामने जाके यहाँ पे इसमें हम लोगों ने बहुत से छिद्र कर रखे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश किरणें इसके पास जाएंगी और यहाँ से कई भागों में बढ़ जाएंगी और ये क्रमशः S1, S2, S3, S4 और S5 का काम करके यहाँ से तरंगों को आगे की ओर बढ़ा देंगी। तो ये हो जाएगा प्राथमिक स्रोत, तो ये वाला हो जाएगा कौन सा हमारा, द्वितीयक स्रोत, ठीक है। तो द्वितीयक, इसकी कुछ और विशेषताओं की बात कर लें तो द्वितीयक प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कह देंगे आप। जो यहाँ से निकलेंगी तरंगें आगे की ओर, उनको हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं नाम दे डालेंगे। उसके बाद द्वितीयक प्रकाश स्रोतों से द्वितीयक तरंगाग्रों की स्थिति का पता लगाने हेतु द्वितीयक प्रकाश स्रोतों को केंद्र मानकर एक निश्चित त्रिज्या के गोले खींचते हैं। इनकी स्पर्श रेखाओं को बनाने वाली द्वितीयक तरंगाग्र का प्रदेश को रिपीट करते हैं। द्वितीयक प्रकाश स्रोत से द्वितीयक तरंगाग्रों की स्थिति का पता लगाने हेतु इन द्वितीयक प्रकाश स्रोतों को केंद्र मानते हैं आप, ठीक। केंद्र मानकर एक निश्चित त्रिज्या के गोले की रचना करेंगे और इनकी स्पर्श रेखाओं को मिलाने पर द्वितीयक प्रकार का तरंगाग्र प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, इनकी स्पर्श रेखाओं को इस प्रकार से मिला दिया है, तो आपको एक नया गोला प्राप्त हुआ है, ठीक है। द्वितीयक प्रकार का तरंगाग्र प्राप्त हो जाता है। प्रकाश स्रोत से अनंत दूरी पर तरंगाग्र का आकार कैसा हो जाता है, समतल हो जाता है। प्रकाश स्रोत से आप अनंत दूरी पर इस प्रकार तरंगाग्रों को लेके जाएंगे तो उनका आकार एकदम सपाट, मतलब वहां जाके इस प्रकार से कोई फैला महसूस नहीं होगा और प्रकाश स्रोत का आकार कैसा होगा, समतल प्रकार का हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हम लोगों के हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में विवरण। तो जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप लोगों को जल्दी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही देते हैं और जल्दी आप लोगों से मिलने का वादा करते हैं। तो आप लोगों की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने डाउट्स को ढूंढते रहिए और कोई समस्या हम लोगों के सामने लेके आइए ताकि हम लोग उस पर और डिटेल में चर्चा कर सकें और आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें, ठीक है। आप लोग हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लास को ऐप को भी डाउनलोड करके इस क्लास को ज्वाइन करना। वहाँ पे आप लोगों को सभी टेस्ट की PDF वगैरह और साथ में टेस्ट वगैरह भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और लगातार रेगुलर क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं। तो आप लोगों को जितने जल्दी हो सके अपने सफलता बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।